नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से +1 की फिज़िक्स करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो गतिकी नाम का जो चैप्टर है उसे पढ़ रहे हैं। और एनसीईआरटी में ये चैप्टर जो है वो सरल रेखा में गति के नाम से है, ठीक है। अगर आप नए सिलेबस की बात करोगे तो अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है, सरल रेखा में गति, ठीक है। ये नाम कहाँ दिया गया, एनसीईआरटी की बुक में दिया गया। और अगर पुराने नोट्स या बुक पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर जो है गतिकी के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा जो चैप्टर है उसी की बात अपने कर रहे हैं। और इसके अंदर अपने जो पढ़ रहे हैं अब तक अपने लगभग टर्म इसकी पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर आलेख की बात कर रहे हैं। कल अपने स्थिति समय जो आलेख है उसकी बात की थी, ठीक है। स्थिति समय आलेख जो अपने कल पढ़ रहे थे वो अपना कंप्लीट हो गया था। आज अपने जो बात कर रहे हैं, आज अपने बात कर रहे हैं वेग समय आलेख की। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वेग समय आलेख। तो आज अपने जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है वेग समय आलेख, ठीक है। और इसके अंदर अपने जो सबसे पहले ग्राफ पढ़ेंगे वो आएगा नियत वेग की गति का, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर जो ग्राफ पढ़ रहे हैं वो है नियत वेग की गति, नियत वेग की गति, नियत वेग की गति। देखिए अपने जो पढ़ रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में इन्हें देखोगे तो क्या किया गया है कि जहाँ मैंने आपको वो बताया था कि चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है, उन्हीं के अंदर उनके साथ में ये ग्राफ एक साथ बना दिए गए, ठीक है। एक ही जगह एक साथ इन ग्राफ को बना दिया गया है। पर मैं आपको जो बता रहा हूँ इनके अंदर प्रत्येक ग्राफ अपने अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने ग्राफ जो है वो सभी ग्राफ एक साथ पढ़ रहे हैं और अलग अलग हेडिंग के साथ सबको अलग अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने हर एक ग्राफ की डिटेल से अलग से बात कर रहे हैं, एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर अपने जो सबसे पहले अपने जिस ग्राफ की बात करेंगे वो अपनी है नियत वेग की गति। अगर नियत वेग की गति का ग्राफ आपसे पूछे तो आपको इस तरीके से क्या करना है, निर्देश तंत्र बना देना है। ये x आएगा और ये क्या आएगा, y आएगा। इस तरफ अपने क्या करते हैं, समय t को लिखते हैं। यानी ये जो x की लाइन है ये किसको प्रदर्शित करेगी, ये समय t को प्रदर्शित करेगी। और जो ऊपर की ओर लाइन है ये लाइन किसको प्रदर्शित कर रही है, वेग v को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। निर्देश तंत्र x y है और इसके अंदर अपने ये x है, ये y है और ये दोनों जहाँ काटते हैं वो क्या है, मूल बिंदु O है। इस तरफ अपने समय लिया है और जो इसकी दूसरी साइड है वहाँ आपने क्या किया है, वेग लिया है। अब अपने बात करें अगर नियत वेग की, तो नियत वेग क्या होता है, नियत वेग का मतलब ये होगा कि जैसे जैसे समय बदले वेग जो है उसका मान क्या रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। यानी समय बदले उस हिसाब से जो वेग है उसका मान नहीं बदलना चाहिए। यानी वेग जो आपके पास में दिया हुआ है उस वेग का मान क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए। एक समान वेग से अपनी वस्तु जो है वो क्या करनी चाहिए, गति करनी चाहिए। तो यहाँ जैसे जैसे आप लोग समय बदलोगे तो वेग जो है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। यानी आपको जब वेग समय ग्राफ की बात की जाए तो आपको क्या प्राप्त होगा, वेग समय ग्राफ के अंदर आपको ये एक सीधी लाइन प्राप्त होगी, ठीक है। और ये लाइन किसके समांतर है, जो x अक्ष है इसके बिल्कुल समांतर आपको क्या है, एक सीधी रेखा जो है वो प्राप्त हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये इसके लिए आपको ग्राफ प्राप्त होता है। अब इस ग्राफ के बारे में कुछ एक बातें अपने कर लेते हैं। जैसे अपने दो अलग अलग समय की बात करें तो ये समय मान लिया कितना है, t1 है और यहाँ मान लिया समय कितना है, t2 है। तो अपने अलग अलग समय की बात कर रहे हैं। इसके अंदर ये समय मान लिया कितना है, t2 है, ये t वाली लाइन है। तो इसके अंदर ये जो छायांकित भाग है, ये इसके अंदर इसका जो छायांकित भाग है, जैसे मैं सामने बना रहा हूँ इसे, ये छायांकित भाग क्या कर रहा है, क्षेत्रफल को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि ये जो छायांकित भाग है अगर अपने इसका क्षेत्रफल निकालें तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे भी, जैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर आपको बोले कि छायांकित भाग जो है उसका क्षेत्रफल आप लोग क्या करो, ज्ञात करो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर आप लोगों को बोला जाए तो देखिए ढाल की तो अपने बात कर चुके हैं। ढाल तो मैंने आपको बता दिया कि ढाल का मतलब
हो गया, या वहाँ पर प्रवणता ज्ञात करनी यानी टेन थीटा जो है वो ज्ञात करना। तो टेन थीटा ज्ञात कर देते हो, उससे आपको ढाल मिल जाता है। पर अगर ग्राफ में आपको बोला जाए कि आप लोग क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको ये जो दोनों टर्म होती है एक्स एक्स वाली टर्म और जो वाई वाली टर्म होती है, उन्हें क्या करना होता है, आपस में गुणा करके लिखना होता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पूछे तो दोनों को गुणा करना होता है, और अगर ढाल पूछे तो आपको क्या करना होता है, दोनों का भाग लगाना होता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग के अंदर मान लेते हैं ये जो इतना इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई किसके बराबर है, वेग v के बराबर है। और समय, ये जो समय लग रहा है, ये समय निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, t2 माइनस t1 करना पड़ेगा। यानी ये जो छायांकित भाग है, इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर आ रहा है, ये क्षेत्रफल आ रहा है v गुणा t2 माइनस t1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। अब देखिए, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता किसे रहा है, यानी ये जो छायांकित भाग है, ये क्षेत्रफल बता किसे रहा है। तो आप लोग यहाँ से बता सकते हो कि ये छायांकित भाग जो है, देखिए जब वेग और समय को गुणा किया जाता है तब क्या आता है, तब आता है विस्थापन। क्या आता है, विस्थापन। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो किसे व्यक्त कर रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो विस्थापन को व्यक्त कर रहा है। ये बात आप लोगों को यहाँ याद रखनी है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है, अपने इसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे 1 नंबर का आपसे प्रश्न पूछे तो आपको बोल देगा कि जो नियत वेग की गति है, इसके अंदर वेग समय आलेख जो आप लोग खींच रहे हो, नियत वेग की गति में वेग समय आलेख, या सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि जो वेग समय आलेख है इसका क्षेत्रफल किसको व्यक्त करता है। यानी आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, जैसे वेग समय ग्राफ जो है इसका क्षेत्रफल किसे व्यक्त करता है। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और बताओगे क्षेत्रफल किसे व्यक्त कर रहा है। यहाँ वेग गुणा समय है तो वो किसके बराबर आएगा, विस्थापन के बराबर आएगा। तो वेग समय आलेख जो है उसका क्षेत्रफल किसे व्यक्त कर रहा है, तो आप लोग बता दोगे कि इसका क्षेत्रफल जो है वो विस्थापन को व्यक्त कर रहा है। या आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो आपके पास में वेग समय आलेख होता है उसका ढाल, वेग समय आलेख जो होता है उसका ढाल किसको व्यक्त करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेग में समय से भाग देना पड़ेगा, v/t आपको करना पड़ेगा। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ऐसा आप लोग पढ़ चुके हो। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, ढाल भी निकाल सकते हो। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में आपसे प्रश्न जो है वो ऐसे सीधा नहीं पूछा जाएगा कि आपको बोल देगा कि नियत समय आरेख है, इसके लिए आरेख बनाइए, आगे लगातार सोल्व करते जाइए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आपको ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि वेग समय आलेख जो है उसका ढाल किसे व्यक्त करता है, वेग समय आलेख का विस्थापन किसे व्यक्त करता है, ये क्षेत्रफल किसे व्यक्त करता है। ठीक है, और या फिर आपसे ये पूछ लेगा त्वरण समय आलेख का या स्थिति समय आलेख का ढाल किसे व्यक्त करता है, क्षेत्रफल जो है वो किसे व्यक्त करता है। इस प्रकार से एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपनी बात कंप्लीट होती है यहाँ पर नियत वेग की गति की, यानी किस प्रकार का वेग है, नियत वेग की गति है। यहाँ एक बात आप लोगों के ध्यान रखने की है, यानी वेग क्या है, नियत है। आपको पता है कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को आपको पता है क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। और अपने लिखते हैं v/t, क्या लिखते हैं, v/t। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हो वेग कितना है, v, यहाँ वेग कितना है, v। तो आप क्या करते हो, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस कर देते हो, तो ये इसका अंतिम वेग माने, ये अगर प्रारंभिक वेग माने तो v में से v घटाया, त्वरण कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी त्वरण 0 कब आता है, त्वरण 0 तब आता है जब आपकी गति किस प्रकार की और नियत वेग की गति हो। तो जो कण नियत वेग से गति करते हैं उनके लिए त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है। ये बात ध्यान रखना कि इसके लिए अगर त्वरण आपको ज्ञात करना पड़े तो त्वरण कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन। आई बात समझ में, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो वहाँ पर क्या नहीं होगा, वहाँ पर त्वरण नहीं होगा। कितना होगा, त्वरण 0 होगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर नोट करनी है। आगे देखिए, आगे अपने एक समान त्वरित गति की बात करते हैं। दूसरा अपने जो आलेख खींच रहे हैं वो है एक समान त्वरित गति। दूसरा आलेख खींच रहे हैं अपने एक समान त्वरित गति, एक समान
त्वरित गति। अगर आपको बोला जाए कि एक समान त्वरित गति के लिए आप लोग क्या करो, आरेख खींचो, ठीक है। तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसके अंदर अपने कोई ग्राफ खींचते हैं, जैसे अपने कल ग्राफ खींचे थे उसी तरीके से अपने क्या कर देते हैं, आज भी ग्राफ खींच देते हैं। ये एक्स एक्स है और ये आपका क्या है, वाई एक्स है। इस तरफ वेग आएगा भी, वेग, और इस ओर समय टी आएगा। ऐसा ही यहाँ होगा, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। इस ओर वाई एक्स है, ये जो है वो क्या है, वाई एक्स है, ये वो है, ठीक है। अब देखिए इस ओर समय लेना, समय, यहाँ इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आप जब भी ग्राफ बनाते हो तो ये जो आप लोग लिख रहे हो, जैसा ग्राफ सामने बना हुआ है, ये भी ग्राफ का महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी इस ओर ये लिखना और इस और ये लिखना, यानी अपने जो बिल्कुल शुरुआत में लिख रहे हैं ना कि यहाँ वेग आएगा और दूसरी ओर क्या लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है ग्राफ के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बाकी का ग्राफ आप क्या बनाते हो वो बाद की बात है, ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि इसके अंदर आप पहले ये तो बताओ कि ग्राफ किन के मध्य खींचा गया है। अब देखिए इस ग्राफ को आप अगर बनाते, यहाँ पर अगर समय और यहाँ पर वेग लिखते तो ये ग्राफ गलत होता, अंदर चाहे ग्राफ आप कैसा ही बनाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्हीं को लिखना होता है कि आप जो एक्स बदल रहा है, यानी एक्स एक्स पर अपने परिवर्तनशील राशि को लिखते हैं और वाई एक्स पर जो एक्स की वजह से बदल रही है उसे लिखते हैं। तो यहाँ समय और यहाँ क्या है, वेग है। अब आपको ग्राफ खींचना है तो किसकी बात कर रहे हैं, अपने एक समान त्वरित गति की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने त्वरण के बारे में आपको बताया था, त्वरण के बारे में बताया था। तो त्वरण के अंदर मैंने आपको बताया था 3-4 प्रकार के त्वरण बताए थे। एक तो बताया था एक समान त्वरण, एक बताया था असमान त्वरण, फिर औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण की बात की थी। तो अपने उसके अंदर सबसे पहले क्या पढ़ा था, एक समान त्वरित गति पढ़ी थी, यानी अपने सबसे पहले उसके अंदर पढ़ा था एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण का मतलब क्या था, एक समान त्वरण का मतलब था कि यदि वेग में परिवर्तन की दर क्या हो, समान हो, यानी वेग में परिवर्तन की दर अगर क्या हो, समान हो। वेग में परिवर्तन कब, समान समय अंतराल में। आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन समान हो, समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन समान हो, ठीक है। यहाँ देखिए इस बात का महत्वपूर्ण स्थान है कि अगर आप लोग सीधा ये लिख देते कि समान समय अंतराल में वेग समान हो तो ये गलत होता। क्यों गलत होता, क्योंकि वेग समान होने का मतलब त्वरण क्या होता, 0 था। तो यहाँ क्या नहीं है, यहाँ पर वेग समान नहीं है, वेग परिवर्तन समान है, यानी समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन क्या रखना है, आपको समान रखना है, न कि वेग समान रखना है। तो ये देखिए ये अपने ग्राफ प्राप्त होता है, ये इसका ढाल है। और दूसरी ओर अगर अपने ग्राफ खींचे उसकी बात कर लेते हैं। ये ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। ये भी थीटा है और दूसरी ओर अपने जो कोण ले रखा है वो भी क्या है, थीटा है, ठीक है। अपने ज़्यादा इसकी बात नहीं करेंगे, जैसे अपने कल पॉइंट वगैरह लिए थे तो आज लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने कल पढ़ चुके हैं इसे। तो यहाँ tan थीटा की बात की जाएगी, ठीक है। यहाँ tan थीटा क्या है, पॉजिटिव है। और इस ग्राफ के अंदर tan थीटा जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। क्यों नेगेटिव है, ये क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ थीटा जो है वो क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ थीटा क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। और यहाँ अगर आप लोग थीटा देखते हो तो यहाँ थीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ आपका थीटा आप लोग देख सकते हो 90 डिग्री से बड़ा है। और दूसरी ओर अगर आप देखो तो एक तरफ जो है वो tan थीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपने, देखिए यहाँ अपनी बात कर रहे हैं कि यहाँ tan थीटा जो है वो क्या है, धनात्मक है। और इस जगह अगर आप लोग देखो तो tan थीटा जो है वो क्या है, ऋणात्मक है। यहाँ देखिए यहाँ
थीटा जो है वो 90 डिग्री से छोटा है और इस जगह थीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। ये बात अपने कल वाले टॉपिक में भी कर चुके हैं, बस फर्क ये था कि यहाँ स्थिति थी। आज जो बात अपने त्वरण के लिए लिख रहे हैं वो सारी बातें कल अपने वेग के लिए लिखी थी, ठीक है। यहाँ वेग और समय के बीच में आलेख है, वहाँ स्थिति और समय के बीच में आलेख था। तो यहाँ थीटा 90 डिग्री से छोटा है और यहाँ थीटा जो है वो क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। अब ये 90 डिग्री से छोटा है इसलिए यहाँ tan थीटा धनात्मक है, ये 90 डिग्री से बड़ा है इसलिए यहाँ tan थीटा जो है वो क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये धनात्मक नियत वेग को, धनात्मक नियत वेग नहीं, त्वरण को वेग बोल दिया शायद मैंने। तो ये किसको व्यक्त कर रहा है, धनात्मक नियत त्वरण को व्यक्त कर रहा है, धनात्मक नियत त्वरण को व्यक्त कर रखा है, ठीक है। ध्यान रखना, अगर यहाँ वेग कर देते हो तो टॉपिक आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप लोग नियत शब्द वेग के साथ में जोड़ोगे त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये किसे व्यक्त कर रहा है, ये ऋणात्मक नियत त्वरण को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो एक तो धनात्मक नियत त्वरण को व्यक्त कर रहा है और दूसरा जो है वो ऋणात्मक नियत त्वरण को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, त्वरण के बाद जो है वो ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, अपने नया डायग्राम बनाते हैं और कुछ बातें और करते हैं। अपने तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है असमान त्वरण की गति, असमान त्वरण की गति। तीसरा अपने इसके अंदर आता है असमान त्वरण की गति, ठीक है। असमान त्वरण की गति की बात करते हैं। असमान त्वरण की गति का ग्राफ भी अपने बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे जैसा ग्राफ हम लोग कल बना रहे थे, ठीक है। जैसे कल ग्राफ बना रहे थे उसी तरीके से अपने ग्राफ बनाएंगे और उसी तरीके से अपने सारी बातें इसके लिए भी लिख देंगे। यानी कल वाला अगर टॉपिक आप लोग कर देते हो तो उसी से आप लोग आज वाला टॉपिक लिख सकते हो। ये फिर से समय को व्यक्त कर रहा है और ये वेग को व्यक्त कर रहा है, और ऐसा ही आपको एक डायग्राम और बनाना है। ये वेग को व्यक्त कर रहा है और ये समय को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो आपकी बुक में जो सारे ग्राफ एक जगह बना दिए उन्होंने और एक ही ग्राफ में आपको समझा दिया। मैंने सभी ग्राफ अलग अलग बना करके आपको प्रत्येक ग्राफ की डिटेल बता दी है कि आपको इस तरीके से ग्राफ को देखना होता है, ठीक है। ये अगर ग्राफ देखो तो इस तरीके से ऊपर जाता है और इस ग्राफ को अगर आप लोग देखो ये ग्राफ जो है इस तरीके से नीचे आता है, ठीक है। यहाँ अगर आप पॉइंट लेते हो, जैसे यहाँ और यहाँ अगर आप पॉइंट लो, ये Q और ये P, इसी तरीके से यहाँ भी आप लोग क्या करोगे, पॉइंट लोगे, ये P और यहाँ आपने पॉइंट लिया Q, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये तो इससे समांतर लाइन आ गई एक्स एक्स के, ये जो आपका एक्स और वाई एक्स है इनके क्या आ गई, समांतर लाइन आ गई है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ समांतर लाइनें खींच दो। अब देखो आगे, यहाँ आपको इसका ढाल निकालने के लिए सबसे पहले थीटा की जरूरत पड़ेगी। ये क्या है, थीटा 1 है और यहाँ ये क्या है, थीटा 2 है। आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हो कि थीटा 2 जो है वो क्या है, थीटा 1 से बड़ा है। यहाँ थीटा 2 जो है वो क्या है, थीटा 1 से बड़ा है। और दूसरे पॉइंट पर आप लोग देखिए, ये थीटा 1 है, थीटा 1 है और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, थीटा 2 है। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि थीटा 1 जो है वो क्या है, बड़ा है और थीटा 2 जो है वो क्या है, थीटा 1 से छोटा है, ठीक है। तो अपने क्या कर लिया, पॉइंट P और Q पर ढाल ज्ञात करने के लिए थीटा 1 थीटा 2 ज्ञात कर लिया दोनों ग्राफों के लिए। दोनों ग्राफों के पॉइंट P और Q की अपने बात कर ली। तो अब जिसके लिए थीटा का मान बड़ा है उसके लिए ढाल भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यानी tan थीटा 2 जो है वो क्या आएगा, tan थीटा 1 से बड़ा आएगा। और यहाँ tan थीटा 1 जो है वो क्या आएगा, tan थीटा 1 जो है वो बड़ा आएगा किससे, tan थीटा 2 से, ठीक है। tan थीटा 1 जो है वो बड़ा आएगा किससे, tan थीटा 2 से। और यहाँ tan थीटा 2 बड़ा आएगा किससे, tan थीटा 1 से। तो इससे अपने स्पष्ट होता है कि अपने जैसे यहाँ त्वरण AQ माने, यहाँ त्वरण AP माने, तो AQ जो त्वरण है वो क्या है, AP से
ज़्यादा है। यहाँ पॉइंट Q पर जो त्वरण है वो पॉइंट P के त्वरण से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, यानी दो पॉइंटों की बात कर रहे हैं P और Q की, तो जो पॉइंट Q है उस पर त्वरण का मान ज़्यादा है और जो पॉइंट P है उस पर त्वरण का मान क्या है, कम है। यहाँ अगर आप लोग देखो तो यहाँ त्वरण AQ माने और यहाँ AP माने। ठीक है, A एक्सेलरेशन में पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो जिसका डाल ज़्यादा, डाल θ1 का ज़्यादा, तो त्वरण भी θ1 जो है उसका ज़्यादा। तो AP यहाँ बड़ा है और यहाँ AQ जो है वो बड़ा है। तो इस तरीके से आपको इस ग्राफ के बारे में बताना था कि किस समय कौन सा ग्राफ जो है उसका डाल ज़्यादा आएगा और किसका डाल जो है वो कम आएगा। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर अपने कुछ एक वक्रों की बात करनी थी। एक वक्र अपने इसके अंदर अलग से और दिया गया है, वो है ज्यावक्रीय वेग समय आलेख। ठीक है, इसको भी देखिए आप लोग, ज्यावक्रीय वेग समय आलेख। ये आपके दिया गया है ज्यावक्रीय वेग समय आलेख। ठीक है, ज्यावक्रीय वेग समय आलेख। ठीक है, मैं कुछ एक बातें फिर से आपको बता देता हूँ कि जो आप लोग +1 की फर्स्ट फिजिक्स के शुरुआत के जो चैप्टर पढ़ रहे हो, इनके अंदर जितनी ज़्यादा बातें आप लोग पढ़ सकते हो, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लोग सीख सकते हो, वो सब आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि ये वो बेसिक बातें हैं जो आपके आने वाले समय में काम में आने वाली है। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें हैं, आपके बुक में हो या ना हो, इनको आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जितना ज़्यादा इसमें सीख सकते हो उतनी सारी बातें आपको सीखनी चाहिए यहाँ। ठीक है, तो ये देखिए कि अगर इस प्रकार का वक्र आपके आता है तो आपको क्या करना है, इस तरफ अपने समय ले रखा है और इस तरफ अपने क्या ले रखा है, वेग ले रखा है। ये वेग धनात्मक मानते हैं और ये क्या मानते हैं, ऋणात्मक मानते हैं। इस तरीके से ये क्या है, आपका ज्यावक्रीय आलेख है, यानी साइन वेव आप लोगों को इसमें बना देनी है। अब इसके अंदर देखो, अगर ऐसा होता कि विस्थापन लिखा हुआ होता, ये S1, ये S2, ये S3 और ये S4, अगर ऐसा लिखा होता और आपको बोला जाता कि आप लोगों को क्या करना है, इस ग्राफ के अंदर आप लोगों को दूरी वगैरह ज्ञात करनी है। जैसे आप लोगों को पूछता कि इस ग्राफ से आप लोग तय दूरी का मान ज्ञात कीजिए और विस्थापन जो है उस विस्थापन का मान भी आपको क्या करना है, अगर ज्ञात करना है तो देखिए, तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए आप ये मानो कि ये जो समय है 0 से लेकर के S1 पद तय करने के बाद में ये जो समय है, मान लिया कितना है, T है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो समय है उसे मैंने मान लिया कितना है, 2T है। और यहाँ से यहाँ तक का जो समय है इसे मैंने मान लिया 3T है। और यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो कितना है, वो है 4T। ठीक है, ये 4T, ये 3T, ये 2T और ये कितना है, T समय है। तो इसके अंदर अगर अपने बात करते कि इस ग्राफ के अंदर अगर आप लोग देखो तो इसमें जो S1 दूरी है, यानी यहाँ पर आपसे पूछता कि तय दूरी का मान ज्ञात कीजिए, तो तय दूरी तो आप लोग लिख देते S1, S2, S3 और S4, यानी आप लोग S1, S2, S3, S4 इन सभी को क्या कर देते, आपस में जोड़ देते, तो किसका मान आ जाता, तय की गई दूरी का मान आपको मिल जाता। पर अगर आपसे पूछता विस्थापन, क्या पूछता आपसे, विस्थापन पूछता, तो विस्थापन का मान देखिए कैसे ज्ञात करते। तो इसके अंदर जो समय 0 से T है, जो समय 0 से T तक का है, इसमें जो ये विस्थापन है ये कैसा है, ये विस्थापन धनात्मक है। कैसा है विस्थापन, धनात्मक है, धनात्मक विस्थापन है। यानी यहाँ जो S1 आप लोग लिखते उससे पहले क्या करते आप लोग, प्लस का निशान लगाते। फिर अगर अपने इसकी बात करते इस समय की, तो ये समय है T से 2T का, T से 2T का। इसमें जो आपका विस्थापन है वो कैसा है, ऋणात्मक है। ये कैसा है, ऋणात्मक विस्थापन है। ये किसे व्यक्त कर रहा है, ये ऋणात्मक विस्थापन को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ आप लोग जो लिखते वो क्या लिखते, माइनस का S2 लिखते। इसी प्रकार जब समय 2T से 3T होता, कितना 2T से 3T का समय होता, तो जो विस्थापन लिखा जाता वो लिखा जाता प्लस का S3, प्लस का S3। और जो 3T से
4t का आता, 3t से 4t का आता, वो लिखा जाता माइनस का S4। तो यहाँ धनात्मक विस्थापन है, यहाँ ऋणात्मक है, यहाँ धनात्मक है और यहाँ क्या है, ऋणात्मक है। तो कुल विस्थापन अगर आप लोग देखते तो आप लोग लिखते S1, फिर ये किसका है, माइनस का, तो S2, फिर प्लस का, और फिर किसका है, माइनस का। देखिए S1 प्लस का है, S2 माइनस का है, S3 प्लस का है और S4 जो है वो किसका है, माइनस का है। यानी ऐसे ग्राफ से अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी का मान ज्ञात कीजिए, विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए, तो अपने क्या करते हैं, दूरी के अंदर जो पथ तय किया जाता है वो हमेशा किस प्रकार का होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ आपने क्या किया, S1, S2, S3 इन सबको जोड़ दिया। पर जब विस्थापन की बात की गई तो यहाँ आपने क्या किया, S1, S3 को तो प्लस का लिखा, परंतु S2 और S4 को अपने किसका लिखना पड़ेगा, माइनस का लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनकी जो दिशा है वो कौन सी दिशा है, ऋणात्मक दिशा है। नेगेटिव एक्स एक्स की ओर ये बनाए गए और ये दोनों जो है वो पॉजिटिव की ओर बनाए गए। तो S1, S3 प्लस के और S2 और S4 जो है वो किसके हैं, माइनस के। तो ये अपनी ग्राफ आता है ज्यावक्रीय वेग समय आलेख। इसके अंदर देखिए ये अपने ज्या जो लिखा हुआ है, ज्यावक्रीय, इसका मतलब होता है साइन वेव की बात कर रहे हैं, साइन का जो ग्राफ होता है अपने उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, वेग समय आलेख जो है वो बना सकते हो। कुछ एक बातें अपने त्वरण समय आलेख की करते हैं और फिर नया टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। तो देखिए इसके अंदर अपना नया टॉपिक है त्वरण समय आलेख। अपना टॉपिक है त्वरण समय आलेख। त्वरण समय आलेख, ठीक है। अब देखिए त्वरण समय आलेख अपने अगर बनाए जाए तो कुछ ऐसे बनाए जाएंगे। 3 ग्राफ बना देता हूँ, इसी में अपने तीनों की एक साथ बात कर लेंगे, ठीक है। 3 ग्राफ बना देते हैं, इस ओर अपने समय t रखते हैं और यहाँ त्वरण a रखते हैं, यहाँ त्वरण a और ये समय t है। और इसी तरीके से यहाँ समय t है और ये क्या है, त्वरण t है, ठीक है। अपने बहुत सारे ग्राफों की बात कर चुके हैं, तो अब अपने सीधा इसे देख लेते हैं। यहाँ अगर एक समान त्वरण की बात करें तो ये जो ग्राफ बनेगा ये कैसा बनता है, आपका एक समान त्वरण का बनता है, एक समान या नियत त्वरण का जो है वो ये ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ एक समान त्वरण का है। अब अपने अगर बात करें ग्राफ जो आगे 2 ग्राफ बने हुए हैं इनकी अगर अपने बात करें तो इनमें आप लोग देख सकते हो, एक तो अपने रेखीय की बात कर लेते हैं और एक अरेखीय की बात कर लेते हैं। जैसे एक तो रेखीय की बात कर ली और एक अपनी किसकी बात कर ली, अरेखीय की, ठीक है। जैसे ये ग्राफ ए माने, ये ग्राफ बी माने और ये ग्राफ जो है अपने सी माने। तो अपने जो बी और सी ग्राफ जो है, कौन से ग्राफ है, जो बी और सी ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ किसको व्यक्त कर रहे हैं, त्वरण को व्यक्त कर रहे हैं। अब चाहे त्वरण एक समान हो, रेखीय हो या कैसा हो, अरेखीय हो, त्वरण के जो ग्राफ बनते हैं वो कैसे बनते हैं, असमान त्वरण के बनते हैं। यानी ये जो अपने ग्राफ बने ये किसके बने हैं, ये असमान त्वरण के ग्राफ बने हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर अपने देखें तो ये जो अपने सारे ग्राफ बने हैं वो कैसे हैं, वो सारे ग्राफ अपने असमान त्वरण के हैं, ठीक है। असमान त्वरण के अपने ये ग्राफ जो है वो खींचे गए, क्योंकि अगर अपने त्वरण को समान रखें तो आपको इस तरीके का ग्राफ सीधा मिल जाता है। परंतु त्वरण में परिवर्तन चाहे कैसा हो, रेखीय हो या कैसा हो, अरेखीय हो, आपको ग्राफ जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हमेशा असमान त्वरण का ही ग्राफ मिलेगा, ठीक है। यानी त्वरण की जब अपने बात करते हैं तो त्वरण के अंदर आपको ग्राफ कैसा मिलता है, असमान त्वरण का ग्राफ मिलता है। असमान त्वरण का क्यों मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि चाहे त्वरण समान हो या असमान हो, कैसा ही त्वरण हो, वेग में जरूर क्या होगा, परिवर्तन होगा। वेग में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। वेग में जब परिवर्तन होगा तो आप लोग जो त्वरण के मान निकालते जा रहे हो वो किस प्रकार के आएंगे, हमेशा असमान मान जो है वो आपको प्राप्त होते हैं। तो इन ग्राफों के अंदर आप चाहे रेखीय परिवर्तन करो या अरेखीय परिवर्तन करो, इससे जो आपको ग्राफ मिलने वाले हैं वो कैसे है, असमान त्वरण के ग्राफ आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक ग्राफों की अपने बात की थी। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने इन ग्राफों की सहायता से गति के जो समीकरण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके हैं इस चैप्टर के,
गति के समीकरण। इन गति के समीकरणों को अपने नेक्स्ट वीडियो में व्युत्पन्न करेंगे। दो विधियां काम में लेंगे, एक तो आलेखीय विधि काम में लेंगे और दूसरा अपने गणितीय विधि जो है वो काम में लेंगे। इन दोनों विधियों की सहायता से अपने क्या करेंगे, जो गति के 3 समीकरण हैं उन गति के तीनों समीकरणों को व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो गति के तीनों समीकरण अपने नेक्स्ट वीडियो में दोनों तरीकों से व्युत्पन्न करेंगे। इस वीडियो को एक बार फिर से आप लोग जरूर देखना। ठीक है।